रात का सन्नाटा, सड़कें सुनसान, चारों तरफ बस अंधेरा और हवा की चीखती हुई आवाजें। और उस अंधेरे के बीच कहीं कुछ ऐसा जो इंसान की आंखों से नहीं, उसके डर से दिखाई देता है। दोस्तों, ये रातों का सफर कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे और हर साए के नीचे छुपा होता है एक ऐसा राज जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी रात में ऐसा डरावना सफर किया है? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं किया तो बताइए, क्या आप हिम्मत करके ऐसा सफर कर पाएंगे? चैनल खौफ की दस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल के दरवाजे पर खौफ की दस्तक देती है। मुझे आज भी याद है वो सुबह। आसमान पर धुंध ऐसे टंगी हुई थी जैसे किसी ने रात की ठंड को रोक कर रख दिया हो। मेरी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं, लेकिन वजह ठंड नहीं थी, वजह थी घर की हालत। मेरी माँ पिछले 2 महीनों से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े नहीं किए थे, लेकिन दवाइयों का असर उतना नहीं दिख रहा था। और ऊपर से घर की हालत ऐसी कि हर महीने दवाई के पैसे जुटाना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। इसीलिए मैंने ये मणिपुर का ट्रिप पकड़ लिया था। लंबा था, खतरनाक था, लेकिन किराया अच्छा मिल रहा था। सोचा था कि कम से कम 2-3 महीने माँ की दवाइयों की तरफ से फिक्र कम हो जाएगी। पर मन के अंदर कहीं न कहीं एक डर भी बैठा हुआ था। न सिर्फ रात के हाईवे का डर, बल्कि इस सफर में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। जैसे मेरी अंदर की आवाज कह रही हो, मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं। भाई, चलें। पीछे से मेरे खलासी नंदू की आवाज आई। छोटे कद का, दुबला पतला, पर दिल का साफ। बचपन से यही मेरा साथ देता आ रहा था। हिंदू परिवार का लड़का, सीताराम का भक्त। हर सफर पर निकलने से पहले अगरबत्ती जलाना, राम नाम जपना उसकी आदत थी। मैंने सिर हिलाया और ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन गरजा और वही पुरानी कंपन सीट के नीचे महसूस हुई, जैसे ट्रक भी आज किसी अलग ही मूड में हो, भारी, बोझिल और बेचैन। नंदू अपनी सीट पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, हे राम, रास्ता सही सलामत निकाल देना, जंगल का इलाका है, रात भारी न हो। मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी। आज जंगल बाद में आएंगे, पहले तो शहर पार कर लें। पर अजीब बात यह थी कि शहर भी आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे सड़कों पर खामोशी थी, जैसे हवा में कोई भारीपन था। शायद मेरा ही वहम हो, शायद माँ की बीमारी मेरे दिमाग पर ज्यादा हावी हो गई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद नंदू ने मुझसे पूछा, भाई, रात को हम नोंगपोक में रुकेंगे क्या? मैंने कहा, जरूरत पड़ी तो, नहीं तो सीधा निकालेंगे। लेकिन अंदर की आवाज बता रही थी, इस बार कुछ जरूरी होगा। कुछ देर के बाद नंदू ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकालकर मेरे सामने रख दी। ये क्या है? मैंने पूछा। वो बोला, मंदिर से लाया था। पुजारी जी ने कहा था कि मणिपुर वाले जंगलों में आवाजें बहुत चलती हैं, तुम अपने आसपास इसे रख लेना, राम नाम लिखी है इसमें, अच्छा रहेगा। मैं हंसा नहीं, मजाक भी नहीं उड़ाया, क्योंकि मैं जानता था इस लड़के का विश्वास सच्चा है। और सच कहूं, मुझे भी इस सफर में किसी न किसी सहारे की जरूरत थी। रास्ते पर धूप थोड़ी तेज होने लगी थी, लेकिन हवा में ठंड अब भी थी। चारों तरफ पहाड़ों की कतारें दिखने लगी थीं। हम शहर से बाहर निकल गए थे और अब असली सफर शुरू हो चुका था। मणिपुर की तरफ जाने वाला लंबा, सुनसान, डर भरा रास्ता। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। ट्रक की घरघराहट, पहियों की आवाज और सामने फैले हाईवे की लंबी रेखा, बस यही साथ था। करीब 1 घंटे बाद मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा। माँ का चेहरा बार बार दिमाग में घूम रहा था। उनका कमजोर शरीर, पानी भी मुश्किल से पीना, और मेरी छोटी बहन का डरा हुआ चेहरा। दिल भारी होने लगा। नंदू ने शायद मेरे चेहरे को पढ़ लिया। उसने धीरे से कहा, भाई, घर की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। घर वाले भगवान को मानते हैं, मैं राम नाम लेता हूं, दोनों का असर पड़ेगा। आप भी मन में भगवान को याद कर लिया करो। मैंने सिर हिलाया, बस चाहता हूं कि मां जल्दी ठीक हो जाए। ट्रक आगे बढ़ता रहा, पर अब पहाड़ों का इलाका गहरा होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल और सड़क पर बिल्कुल कम ट्रैफिक। ऐसा लगता था जैसे पूरा रास्ता खाली पड़ा है।
पर असली अजीब चीज तब शुरू हुई जब हमने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। सफेद धोती, कंधे पर गमछा और उसके हाथ में एक लाल रंग का झोला। वो सड़क के किनारे खड़ा था, बिल्कुल सीधा। पर अजीब बात यह थी, वो हिला तक नहीं रहा था। हवा से उसका धोती भी नहीं हिल रही थी, बिल्कुल स्थिर। मैंने गति कम कर दी। ट्रक की हेडलाइट जैसी सीधे उस पर पड़ी, उसकी आंखें चमकती सी दिखाई दी। पर वो आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। थोड़ी सी उभरी हुई, चौड़ी और ऐसी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाइए। नंदू ने धीरे से कहा, भाई, ये क्या देख रहे हो? मैंने कहा, पता नहीं, पर यह इंसान जैसा नहीं लग रहा है। हम उसके पास से गुजरे और मैं सारी हिम्मत जुटाकर रियर व्यू मिरर में देखा, पर वो वहां नहीं था। गायब, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। मेरे हाथ ठंडे हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। नंदू धीरे से मंत्र पढ़ने लगा, श्री राम, जय जय राम। मैं कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर चुप्पी रही, जैसे हवा भी कुछ कहना चाह रही हो। करीब 2 घंटे बाद सूरज ढलने लगा। शाम की रोशनी पहाड़ों के बीच अटक रही थी। ट्रक की हेडलाइटें तेज हो चुकी थीं। जंगल का इलाका और भी सुनसान लगने लगा। और तभी अचानक ट्रक की हेडलाइटों के सामने, दूर पेड़ के पास, एक और आकृति दिखाई दी। कोई महिला, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, और उसका चेहरा अजीब तरह से ढका हुआ। मैंने एकदम ब्रेक नहीं मारा, बस गति कम की। दिल धड़क रहा था। नंदू बोला, भाई, ये जगह ठीक नहीं, आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ा भी, पर जैसे ही ट्रक उस औरत के पास पहुंचा, उसने अपना चेहरा पूरा उठाया। चेहरा नहीं था, जैसे धुंध का बना हुआ हो। मेरी सांस अटक गई। नंदू चिल्लाया, जय श्री राम, और मैं तेजी से ट्रक आगे निकाल ले गया। कुछ सेकंड के लिए ट्रक के अंदर भारी खामोशी भर गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। नंदू कांपते हुए बोला, भाई, ये जंगल, ये रास्ता, कोई ठीक नहीं है। मैंने कहा, हमने आज रात यही निकलना है। पर तभी ट्रक के पीछे किसी ने ठक ठक किया, जैसे कोई उंगलियों से मार रहा हो। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। नंदू फुसफुसाया, भाई, पीछे मत देखना। मैंने खुद को समझाया, ये हवा होगी, ये टायर पर कुछ गिरा होगा, ये भ्रम होगा। पर आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, इस बार जोर से। मैंने सांस रोक ली। दिल धक्का मारने लगा। और फिर अचानक ट्रक के अंदर का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया हो। मेरी सांसें धुंध में बदलने लगीं। नंदू कांपते हुए बोला, भाई, कोई हमारे आसपास है, पर दिख नहीं रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक को तेज कर दिया। रास्ता जैसे अंतहीन हो गया था, अंधेरा और घना, जंगल और भी गहरा, और हवा जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। और तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी, बिना बजने के, और उस पर मां का नाम फ्लैश हो रहा था। मैं दिमाग सुन्न हो गया। मां इतनी बीमार थीं कि फोन उठाना भी मुश्किल था। इस समय इस जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। नंदू ने डर से कहा, भाई, मत उठाओ, ये मां नहीं है। फोन अभी भी चमक रहा था, और स्क्रीन के पीछे जंगल की काली परछाइयां हिलती दिख रही थीं। मैंने गहरी सांस ली। उंगलियां कांप रही थीं, और जैसे ही कॉल उठाने का मन बनाया, फोन अपने आप कट गया। स्क्रीन काली, जंगल चुप, और हमारे पीछे से फिर वही आवाज, थक थक थक। इस बार जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। मैंने पसीने में भीगा स्टीयरिंग पकड़ा। ट्रक एक मोड़ ले रहा था, और उसी मोड़ पर, जहां घना जंगल और अंधेरा मिला हुआ था, मुझे सड़क के बिल्कुल बीच में कुछ दिखा। कोई आकृति नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, बल्कि जैसे काले साए का ढेर, धुआं, अंधेरा, जो आकार बदल रहा था। मैंने ब्रेक मारा। नंदू चीख पड़ा। ट्रक रुक गया, और सामने वो काला साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांस रुक गई। दिल जैसे सीने को तोड़कर बाहर आना चाहता था। नंदू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये इंसान नहीं है। और फिर वो साया एकदम से गायब हो गया, हवा में घुल गया। मैं कुछ नहीं बोल पाया। नंदू भी चुप। हमारी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक फिर चालू किया। उस रात जंगल का हर पेड़ किसी छाया की तरह लग रहा था। हर मोड़ पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी।
हर हवा के झोंके में कोई फुसफुसाहट थी और मुझे कहीं न कहीं समझ आने लगा था। ये सफर सिर्फ मणिपुर का सफर नहीं है, ये किसी और ही दुनिया की दहलीज है। ट्रक फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर वैसे नहीं थे जैसे हर रोज होते हैं। आम दिनों में मैं रास्ता नापता हूं तो स्टीयरिंग मेरे हाथों का हिस्सा सा लगने लगता है, जैसे मैं नहीं चला रहा, ट्रक खुद चल रहा हो। लेकिन आज आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजानी जगह में, किसी अनजाने के इशारों पर आगे धकेला जा रहा हूं। नंदू अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान। वो अपनी जेब में हाथ डालकर वहीं छोटी कपड़े की पोटली निकाल लाया जिसमें राम नाम लिखा था। उसने धीरे से उसे मेरे डैशबोर्ड पर रख दिया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, भाई, आप भी बस मन में नाम ले लो। यहां कुछ तो है जो हमें जाने नहीं दे रहा, या फिर जाने दे रहा है पर अपने हिसाब से। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर या अल्लाह रहम भी मेरे जहन में चल रहा था और साथ साथ नंदू का जय राम जी भी कान में गूंज रहा था। अजीब सा मिला जुला माहौल बन गया था ट्रक के अंदर। इंजन की घरघराहट, बाहर जंगल की हवा और अंदर दो अलग अलग तरीकों से की जा रही दुआएं, पर मकसद एक ही, बचाव, सलामती। कुछ देर बाद सड़क थोड़ी सी सीधी हो गई, मोड़ कम हो गए, लेकिन जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ इतने पास पास थे कि हेडलाइट की रोशनी भी उनके बीच फंसती हुई लग रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 10:30 बज रहे थे। भाई, कुछ खा लें, पेट में कुछ नहीं गया? ऊपर से ये सब देखकर नंदू ने हिम्मत करके पूछा। मुझे भी याद आया, सुबह से बस 2 रोटी और चाय पर टिका हुआ था, लेकिन भूख जैसी कोई चीज अब महसूस ही नहीं हो रही थी। बस दिल घबराया जा रहा था। फिर भी मैंने कहा, ठीक है, आगे अगर कोई ढाबा दिख गया तो रुकते हैं, पर बहुत ज्यादा देर नहीं करेंगे। रात यहीं जंगलों में नहीं फंसना। करीब आधा घंटा और चला होगा कि सामने दूर एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी, जैसे किसी ने पीली ट्यूबलाइट लगा रखी हो। नंदू की जान में जान आई। भाई, लगता है ढाबा है, रुक जाएंगे ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ी देर। जैसे जैसे हम नजदीक गए, रोशनी साफ दिखने लगी। सड़क के किनारे छोटी सी जगह पर टीन की छत वाला ढाबा था। बाहर 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि ढाबे के सामने लोगों की हलचल कम थी। एक आदमी चूल्हे के पास खड़ा था, एक कोने में अगरबत्ती जल रही थी और पास ही एक छोटे से मंदिर जैसी जगह बनी थी, टूटी सी पर रंग चढ़ा हुआ। अंदर एक छोटा सा हनुमान जी का चित्र, दोनों तरफ से धागे बंधे हुए, और ऊपर एक पुराना सा नारियल रखा था। मैंने ट्रक साइड में लगाकर हैंड ब्रेक खींचा। इंजन बंद करते ही एकदम से खामोशी छा गई। ट्रक के अंदर जो हल्की गर्मी थी, वो भी जाते ही एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर घुस आई। मैंने कांपते हुए अपनी जैकेट उठाई और नंदू ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने पहले ही पैर बाहर रखने से पहले सिर झुका दिया। जय बजरंग बली। हम दोनों नीचे उतरे। पैर जमीन पर पड़ते ही लगा जैसे मिट्टी में नमी है, पर बारिश हुई हो ऐसा नहीं दिख रहा था। बस हवा ठंडी थी, पेड़ शांत थे और आसमान पर चांद हल्का सा बादलों में छुपा हुआ। ढाबे वाला आदमी हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, बस हल्का सा सिर हिलाया। आओ, बैठो, खाना बन रहा है। उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही थीं, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ना हो। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। ढाबे के अंदर से हल्की सी खिचड़ी की खुशबू आ रही थी, साथ में जलती लकड़ी का धुआं और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू। नंदू की नजर सीधे उस छोटे मंदिर पर चली गई। वो उठकर वहां गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने जेब से एक छोटा सा फूल निकाला, जो शायद वो हर सफर के लिए साथ रखता था। उसने जय हनुमान कहते हुए वो फूल हनुमान जी के चित्र के आगे रख दिया। पास ही लाल रंग का सिंदूर रखा था, उसने थोड़ी सी उंगलियों पर लेकर माथे पर लगा ली। मैं दूर से ही उसे देख रहा था। ढाबे वाला धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज धीमी थी। पहली बार इस साइड से जा रहे हो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, इतने अंदर तक नहीं आया कभी। माल मणिपुर के अंदर तक पहुंचना है, थोड़ा लंबा चक्कर है। वो मेरी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात में ज्यादा मत रुकना रास्ते में, और अगर कोई सवारी मिले जो अचानक से रास्ता पूछे या लिफ्ट मांगे तो मत रुकना। मेरी रूह कांप गई।
मैंने पूछा, क्यों, यहां कुछ हुआ है क्या पहले? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, यहां बहुत कुछ हुआ है, और जो हुआ है वो हर किसी को दिखता भी नहीं। किसी किसी को दिखता है, बाकी को बस एहसास होता रहता है। आपको क्या कुछ दिखा है रास्ते में? सवाल सीधा मेरे सीने पर लगा। पहले वो बूढ़ा आदमी जो रियर व्यू मिरर में गायब हो गया, फिर वो लाल साड़ी वाली औरत जिसका चेहरा धुंध में बदल गया, फिर काला साया सड़क के बीच में। मैंने गले में अटकती हुई आवाज से बस इतना कहा, थोड़ा बहुत। वो हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में भी डर था, मजाक नहीं। जंगल पहचान गया है तुमको, फिर ये सफर आसान नहीं होगा। इतने में नंदू वापस आ गया। उसने मंदिर से लौटते हुए मुझे देखा। भाई, आप भी हाथ जोड़ लेते तो अच्छा था। मैंने कमजोर सी मुस्कान दी। तूने सबके लिए दुआ कर दी होगी। हमारा खाना आया, सादा सा चावल, दाल और थोड़ा सा आलू का सब्जी जैसा कुछ। मैं भूखा नहीं था, लेकिन मैंने खुद को मजबूर किया। घर की याद, मां की बीमारी और रास्ते की दहशत सब मिलकर पेट में पत्थर जैसा बोझ डाल रही थीं। खाते खाते मैंने मोबाइल निकालकर नेटवर्क चेक किया। आश्चर्य की बात यह थी कि ढाबे के पास थोड़ी बहुत नेटवर्क की लाइन आ रही थी। 2-3 बार डगमगाकर ही सही, पर सिग्नल था। मैंने तुरंत घर का नंबर मिलाया। कॉल लगने में टाइम लगा, लेकिन आखिरकार रिंग जाने लगी। मैंने दिल संभाला और जैसे ही कॉल उठी, मैंने फौरन कहा, हेलो अम्मा, कैसे हैं? पर दूसरी तरफ से आवाज मेरी मां की नहीं थी, मेरी छोटी बहन की थी, रोती हुई। भैया। मेरी सांस अटक गई। क्या हुआ? अम्मा ठीक है ना? वो सिसकते हुए बोली, भैया, डॉक्टरी कह रहे हैं कि अगर दवाई और आगे का इलाज तुरंत नहीं हुआ ना, तो। उसके आगे के शब्द मेरे कानों तक तो पहुंचे, पर दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया, जैसे किसी ने सामने से ही दिल पर घूंसा मार दिया हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा, अभी कैसी हैं? बहन बोली, वो सो रही हैं, बहुत कमजोर हो गई है, आपका इंतजार करती रहती है, कहती रहती है, मेरा बेटा आएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी आंखों के कोने भीग गए। मैं ढाबे की उस बेंच पर बैठा था, पर मुझे लगा मैं किसी खाई के किनारे खड़ा हूं। मैंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, तू घबराना मत, मैं माल छोड़ते ही सबसे पहले वापस निकलूंगा। डॉक्टर को बोलना कि इलाज बंद मत करें, मैं पैसे लेकर आऊंगा। बस अम्मा का ध्यान रखना। बहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया, रात को मुझे बहुत अजीब सपने आते हैं। कल रात एक काली परछाई थी जो घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी, पर कमरे के कोने में रखा दिया जल रहा था तो वो पास नहीं आ रही थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। काली परछाई, यही तो मैंने भी कुछ देर पहले सड़क के बीच में देखी थी। मैंने खुद को संभाल कर पूछा, तूने दरवाजे के पास क्या किया? वो बोली, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे दादी सिखाती थी ना। जैसे ही मैंने भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाला हिस्सा दोहराया, वो परछाई धुंधली होने लगी और मैं डर के मारे उठ गई। दिया अब भी जल रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरी रग रग में सिहरन दौड़ गई। ये सब जो हो रहा था, क्या ये सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था? क्या कोई नजर हमारे घर तक भी लगी हुई थी? तभी लाइन कट गई। नेटवर्क फिर गायब। मैंने मोबाइल स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे उसमें से ही कोई जवाब मिलेगा। कुछ नहीं मिला, बस काली स्क्रीन और मेरी अपनी थकी हुई शक्ल का धुंधला सा प्रतिबिंब। नंदू चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने कुछ पूछने की कोशिश की। सब ठीक है भाई? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा की तबीयत और खराब हो गई है, घर पर भी कुछ अजीब हो रहा है। नंदू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अंदर ही अंदर कोई जंग लड़ रहा हो। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ और मंदिर वाले कोने की तरफ तेज कदमों से गया। वहां जाकर उसने घुटनों के बल बैठकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर लीं और तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज में डर भी था और भरोसा भी। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर मैंने ढाबे वाले से पूछा, भाई, यहां आस-पास कोई बड़ा मंदिर है क्या, या कोई जगह जहां लोग मनौती वगैरह मांगते हों? वो बोला,
आगे एक मोड़ आएगा, वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे त्रिशूल गड़ा है, कुछ पुराने नारियल और फटे हुए कपड़े बंधे होंगे। लोग वहां रुककर मन में जो भी डर हो उसको छोड़ते हैं। पर उसने रुककर मेरी तरफ देखा। वहां रुकने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो डर वहां छोड़ा जाता है, जंगल उसे अपने हिस्से की चीज समझ लेता है। फिर वापसी पर वही डर कुछ और रूप में रास्ता रोकने आ जाता है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने बस इतना पूछा, आप ये सब कैसे जानते हो? वो हल्का सा उदास हंस पड़ा, क्योंकि एक समय मैं भी ड्राइवर था, इसी रास्ते का। फिर एक रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो आपकी आंखों में अभी अभी घूम रहा है। बस फर्क इतना है, मैं फिर ट्रक नहीं चला पाया। अब यहीं ढाबा चला रहा हूं, उसी सड़क को देखते हुए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कुछ देर चुप रहा। नंदू की आवाज अभी भी मंदिर के पास से आ रही थी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। मैंने अंदर ही अंदर महसूस किया, जैसे उसकी हर पंक्ति जंगल के उस काले साए तक पहुंच रही हो। और शायद वो साया हमें दूर से देख रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ये सोचकर कि अभी बहुत रात बाकी है। हमने जल्दी जल्दी खाना निपटाया, 2 चाय पी। नंदू ने जाते जाते फिर से हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े, फिर ट्रक की तरफ बढ़े। ढाबे वाला पीछे से बोला, भाई, रात के 12 के बाद इस सड़क पर अगर आपको अचानक बहुत सन्नाटा लगे या लगे कि जंगल की आवाज ही बंद हो गई है, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। उस वक्त जो भी हो जाए, ट्रक मत रोकना। आगे जो भी दिखे, आदमी, औरत, बच्चा, बस आप स्टीयरिंग को सीधा पकड़े रखना। मैंने उसकी तरफ देखते हुए बस सिर हिलाया। ठीक है। ट्रक में बैठते ही नंदू ने डैशबोर्ड पर रखी राम नाम वाली पोटली को हाथ से छुआ। भाई, अब जो भी हो, पीछे नहीं देखेंगे। ठीक है, मैंने कमजोर सी हंसी के साथ कहा। तू खुद मत कांपना बस। मैंने इंजन स्टार्ट किया। वो गरज उठा। ढाबे की हल्की रोशनी पीछे छूटने लगी। 2-3 ट्रक वहीं खड़े थे, लेकिन उनसे कोई निकलकर बाहर नहीं आया, जैसे सब इस रास्ते के अपने अपने डर में घिरे बैठे हों। कुछ दूरी तक सड़क सीधी रही, फिर से मोड़ शुरू हो गए। घड़ी में 11 बजे थे। एक एक मोड़ पर हेडलाइटें पेड़ों पर अजीब अजीब साए बना रही थीं। कभी लगता जैसे कोई पेड़ झुककर हमें देख रहा हो, कभी लगता जैसे सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के पीछे से कोई झांक रहा हो। नंदू अब शांत था, पर उसकी उंगलियां अभी भी जप की माला जैसा कुछ कर रही थीं, बिना माला के ही। होंठ हिल रहे थे, पर आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वही सुन पा रहा होगा। करीब आधे घंटे बाद अचानक ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। ट्रक के अंदर की हवा भी घुटन भरी लगने लगी। इंजन ठीक चल रहा था, पर एक अजीब सी हम जैसी आवाज पूरे केबिन में भर गई थी। मैंने स्पीडोमीटर की ओर देखा। हम करीब 40 से 45 की रफ्तार से चल रहे थे। अचानक सड़क के किनारे वही पुराना बरगद दिखाई दिया जिसके बारे में ढाबे वाले ने बताया था। दरअसल ये बरगद नहीं, जैसे पेड़ और साया मिलकर कोई आकृति बन गए हों। लंबी लंबी जड़ें नीचे मिट्टी में घुसी हुई, कुछ सड़कों के पास तक फैली हुई। पेड़ के तने पर लाल कपड़े बंधे थे, 1-2 नारियल टूटे पड़े थे और बीच में जमीन पर एक त्रिशूल गड़ा था। नंदू ने जैसे ही उसे देखा, धीमी आवाज में बोला, भाई, यही होगा वो पेड़ जहां लोग अपना डर छोड़ते हैं। मैंने पेड़ के पास से गुजरते हुए स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। जाते जाते मैंने महसूस किया जैसे उस पेड़ के पास हवा और ठंडी हो गई हो, जैसे किसी ने हमारे ट्रक को देखते हुए सांस रोकी हो। कुछ ही दूर जाने के बाद सड़क एकदम से सुनसान हो गई। अभी तक कहीं कहीं से कीड़े मकोड़ों की आवाज, दूर जंगली जानवरों की हल्की आवाज, पत्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अब सब चुप, इतनी चुप्पी कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे। नंदू ने अचानक कहा, भाई, सुन रहे हो? मैंने खुद ही महसूस कर लिया था। हाँ, आवाजें बंद हो गई हैं। ये वही बात थी जो ढाबे वाले ने कही थी। अगर एकदम सन्नाटा हो जाए तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। मैंने होंठ भींच ली, आंखें सड़क पर गड़ा दी। अचानक दूर हेडलाइट की रेंज के बिल्कुल आखिरी छोर पर कुछ हिला, जैसे कोई सफेद चीज, जैसे कोई बच्चा सड़क किनारे बैठा हो।
मेरी रफ्तार वैसे ही रही, पर दिल ने जैसे जोर से धक्का मारा। जैसे जैसे हम नजदीक आए, वो आकृति साफ हुई। छोटा सा बच्चा, गोद में कोई पुरानी सी गुड़िया और उसके बाल बिखरे हुए। वो सड़क किनारे बैठा बस हमारी तरफ देख रहा था। भाई, ब्रेक मत लगाना, नंदू ने लगभग फुसफुसाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। ये बच्चा नहीं लग रहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। ट्रक सीधा चल रहा था। जैसे ही हम उस बच्चे के पास पहुंचे, उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाकर हमारी हेडलाइट की तरफ किया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना सफेदी के। ऐसा लग रहा था जैसे दो काले गोल कुएं हों, जिनके अंदर कुछ भी नहीं, बस खालीपन और उसमें खिंचाव। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। नंदू तेजी से हनुमान चालीसा की वही पंक्ति दोहराने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम बच्चे के पास से निकल गए। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, पर ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का गोला घूम सा गया, जैसे कोई हमारी केबिन के आर पार होकर गुजरा हो। और फिर पीछे से फिर वही आवाज, थक थक थक। इस बार जैसे केबिन की छत पर किसी ने जोर से हाथ मारा हो। मैंने दांत भींच लिए। दिल चिल्ला रहा था, मत रोक, मत देख, बस चलते रहो। उसके कुछ ही सेकंड बाद मेरे मोबाइल में अपने आप टॉर्च जल गई। टॉर्च की रोशनी सीट के नीचे, गियर के पास और फिर मेरी गोद पर घूमती हुई लगने लगी, जैसे किसी ने दूर से उसे कंट्रोल किया हो। मैंने घबराकर मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑफ की और उसी वक्त स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक मिस कॉल, अम्मा। मैंने ठंडी सांस खींची, लेकिन नेटवर्क ऊपर लिखा था नो सर्विस, तो फिर कॉल कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सफर में कौन सी चीज असली है और कौन सी नहीं। अचानक सड़क पर एक तेज मोड़ आया। मैं ध्यान से मुड़ा ही था कि आगे हेडलाइट में एकदम सफेद धुंध का गुब्बार सा उठा, ऐसा गाढ़ा कि हेडलाइट अंदर ही अंदर दब गई। मेरे सामने का रास्ता गायब हो गया। ट्रक की स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर इस धुंध ने सब कुछ छुपा लिया। मैंने ब्रेक हल्के से दबाए, पर ट्रक पूरी तरह नहीं रोका। नंदू ने कांपते हुए पूछा, भाई, कुछ दिख नहीं रहा? मैंने कहा, हम रुकेंगे नहीं, यह धुंध नहीं है सिर्फ। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, किसी का खेल लग रहा है। हम उस घने सफेद पर्दे के अंदर लगभग रेंगते हुए चल रहे थे। अचानक मुझे अपने बाएं कान में बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस मत जाओ। मैंने डर के मारे बिजली की तरह सिर घुमा लिया। बगल में नंदू था, डरा हुआ, आंखें बंद, होठों पर मंत्र। उसने तो कुछ नहीं कहा था। फिर वही आवाज, इस बार दाईं कान के पास, तेरी मां अब नहीं बचेगी। मेरी आंखों के आगे जैसे खून उतर आया। चुप रह, मैं चीख उठा, पता नहीं किससे। नंदू ने घबराकर आंखें खोली। भाई, क्या हुआ? मैंने दांत पीसते हुए कहा। कोई मेरे कान के पास बोल रहा है, मां के बारे में झूठ बोल रहा है। उसने तुरंत आंखें बंद करके जोर से कहा, जय श्री राम, जो भी है निकल जा यहां से। ये आदमी अपनी मां के लिए कमाने निकला है, उसके घर पर नजर मत डाल। उसकी आवाज में इतना भरोसा, इतना डर और इतना गुस्सा मिला हुआ था कि एक पल के लिए मुझे लगा ट्रक के अंदर कुछ टूट सा गया हो। धुंध का पर्दा धीरे धीरे हल्का होने लगा। हेडलाइट फिर से आगे तक जाने लगी। सड़क फिर से दिखने लगी और दूर नदी के बहने जैसी एक हल्की सी आवाज फिर जंगल से आने लगी। पेड़ों पर बैठी किसी पक्षी की पुकार, हवा की सरसराहट, कीड़े मकोड़ों की टीं टीं। यानी जंगल ने फिर से अपनी सामान्य आवाज वापस ले ली थी। मैंने गहरी सांस लेकर स्टीयरिंग को थोड़ा ढीला पकड़ा। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, पर पहले जैसी घुटन नहीं थी। नंदू ने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, भाई, लगता है हनुमान जी ने फिलहाल हमें उस साए से बचा लिया, पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सड़क के आगे फैले अंधेरे को देखते हुए सोचा, ये रास्ता सिर्फ मेरे और नंदू के लिए नहीं, शायद मेरी मां की सांसों के लिए भी इम्तिहान बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काली परछाई आज जंगल में, ढाबे की यादों में, बरगद के पेड़ के पास और सड़क के किनारे बच्चे की आंखों में दिख रही है, वही किसी तरह हमारे घर के दरवाजे पर भी खड़ी हो। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया,
ये सफर मैं पूरा करके ही रहूंगा, पर वापस जाते वक्त इस रास्ते को खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ न कुछ तो है जिसकी डोर मेरी माँ की सांसों से और इस मणिपुर हाईवे के काले साए से जुड़ी है, और ये डोर अब मुझे ही समझनी है। रात गहरी हो रही थी, पर असली अंधेरा लगता था अभी आगे कहीं हमारा इंतजार कर रहा है। रात जितनी गहरी हो रही थी, सड़क उतनी ही तंग लगने लगी। हेडलाइटें जहां तक रोशनी डाल सकती थीं, वहां तक सब कुछ सामान्य दिखता, पर उस रोशनी के ठीक बाहर जो अंधेरा पसरा था, वो किसी खड्ड जैसा लगता था, जैसे उसमें कुछ भी छुपा हो सकता था। कोई आवाज, कोई आकृति, या शायद कुछ ऐसा जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं। मेरे दिमाग में बस दो बातें घूम रही थीं। एक, माँ की तबीयत। दूसरा, वो फुसफुसाहट जो अभी कुछ देर पहले मेरे कानों के पास गूंजी थी। तेरी माँ अब नहीं बचेगी। यह शब्द ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी ने अंगारे से मुझे छुआ हो। नंदू ने मेरे चेहरे पर डर की लकीरें पढ़ लीं। उसने अपनी हथेलियों को जोड़कर कहा, भाई, आप सोचो मत उस आवाज की बात। वो सिर्फ आपको तोड़ना चाहती है। बुरी शक्तियां हमेशा आदमी के सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती हैं। मैंने भारी सांस लेकर कहा। मेरी मां ही मेरी कमजोरी है, नंदू बोला। इसीलिए उस साए ने उसी पर वार किया। लेकिन याद रखो भाई, किसी की मौत का हक सिर्फ उस ऊपर वाले के पास है। जंगल में जो भी है, वो बस डर दिखा सकता है, फैसला नहीं कर सकता। उसकी बातों ने दिल को थोड़ा संभाला, लेकिन डर गया नहीं। लगभग आधा घंटा और चलने के बाद हम एक ऊंचे पहाड़ के मोड़ पर पहुंचे। सड़क इतनी पतली थी कि दोनों तरफ के टायर गिन गिन कर चलाने पड़ रहे थे। नीचे गहरा घाट, ऊपर काले बादल। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी आज नीचे झुक आया हो। अचानक ट्रक के इंजन ने एक अजीब सी खांसी ली। ड्रर ड्रर घूं। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर छोड़ा। नंदू चौंक गया। भाई, ये क्या हुआ? डीजल तो था। मैंने जल्दी जल्दी मीटर देखा। सब नॉर्मल था, फिर भी इंजन एक सेकंड के लिए मानो दम घुटा जैसा महसूस करा रहा था, और फिर ठीक हो गया। ये तो पहले कभी नहीं हुआ, मैंने धीरे से कहा। नंदू बोला, जंगल चाह रहा है कि हम रुक जाएं, पर हम रुकेंगे नहीं। उसकी बात मजाक नहीं थी। मैं खुद महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य हाथ जैसे ट्रक की रफ्तार पकड़ रहा हो। जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते गए, हवा की आवाज बदलने लगी। कभी हवा पेड़ों के बीच से ऐसी निकलती जैसे कोई कराह रहा हो, कभी ऐसा लगता जैसे पास ही कोई फुसफुसा रहा हो, पर शब्द साफ नहीं आते थे। फिर अचानक ट्रक के ऊपर धप 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 कुछ दौड़ने की आवाज आई। मैंने तुरंत ब्रेक पर हल्का दबाव डालकर ट्रक को नियंत्रित किया। नंदू एकदम सन्न, उसकी आंखें फैल गईं। भाई, ये कोई जानवर नहीं है, ये कदमों की आवाज है। वो सही कह रहा था। कदम छोटे भी नहीं थे, भारी भी नहीं, पर उनमें एक अजीब सी मानव जैसी लय थी, मानो कोई आदमी ट्रक की छत पर आगे पीछे चल रहा हो। हवा रुक गई थी, जंगल शांत था। ट्रक की छत पर चलने वाले की आवाज ही सबसे स्पष्ट थी। धप 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 धप। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। मेरे हाथों का पसीना ठंड में बदल गया। नंदू ने डर के बावजूद मंत्र बोलना शुरू किया। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। ट्रक की छत पर चलने की आवाज अचानक रुक गई। अचानक, इतनी अचानक कि लगता था उस चीज ने अब नीचे झांकने का फैसला किया हो, हमारी तरफ। मैंने उम्मीद की कि शायद वो छलांग लगाकर नीचे गिरेगा या ट्रक के किनारे से लटक जाएगा, पर नहीं, कुछ नहीं गिरा। कोई छाया नहीं दिखी, बस हवा में धीरे धीरे एक ठंडी लहर फैली। और फिर ट्रक की खिड़की के कांच पर सांस की भाप दिखाई देने लगी, जैसे कोई चेहरा बहुत करीब कांच छू कर सांस ले रहा हो। नंदू ने एकदम झटके से मेरी बांह पकड़ ली। भाई, कोई बाहर, बिल्कुल खिड़की के पास है। मैंने हिम्मत करके बस गर्दन थोड़ी मोड़ी, और तभी कांच पर एक अस्पष्ट आकृति उभरती दिखी, जैसे किसी ने कांच पर गीली उंगलियों से लिखा हो, लौट जाओ। अक्षर खुद ब खुद उकेरे जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य उंगली धीरे धीरे घिसटते हुए हमारे सामने अक्षर बना रही हो। मैंने तुरंत आंखें सड़क पर जमा दी। देखना मत नंदू, कुछ मत देखना। पर नंदू की आंखें फटी की फटी थीं।
वो कांच से चिपकी उस धुंध जैसी राइटिंग को देखता रहा। उसका मुंह सूख गया था। भाई, ये इंसान नहीं है, मैंने गहरी आवाज में कहा। पता है, पर हम रुकेंगे नहीं। कांच पर लिखे शब्द धीरे धीरे मिट गए, जैसे किसी ने पानी से पोंछ दिया हो। पर इससे पहले कि हम सांस ले पाते, ट्रक के दाहिने मिरर में अचानक किसी का चेहरा झलका। बस एक सेकंड, एक पलक झपकने जितना। सफेद, सूखा, लंबा चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वही खाली कुएं जैसी आंखें, जैसी उस बच्चे में थीं, जंगल में। मैंने तुरंत मिरर बंद कर दिया। नंदू कांपते हुए बोला, ये वही है भाई, वही साया जो हमारा पीछा कर रहा है। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। साया, फुसफुसाहट, कांच पर लिखे अक्षर, ट्रक पर चलने की आवाज और अब चेहरे की झलक। ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये सब इशारे थे। कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमारी माँ, घर, साया और ये जंगल। तभी मेरे मोबाइल पर अचानक टॉर्च फिर से जल गई। आवाज आई, टक। स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई और इस बार एक फोटो खुली, मेरी माँ की, जो मैंने कभी नहीं खींची थी। और फोटो में उनके पीछे एक काला साया खड़ा था। मैंने चीख मारने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। दिल जड़ हो गया। नंदू ने मोबाइल छीन कर देखा और एकदम से डर के मारे उसे गिरा दिया। भाई, ये फोटो, ये कैसे? मैंने मोबाइल उठाया। स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। गैलरी खाली थी। फोटो गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी सांस भारी हो गई, सीने में दर्द सा होने लगा। और तभी ट्रक के सामने अचानक एक लंबी सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी, सड़क के ठीक बीच। लंबी, पतली, असामान्य रूप से लंबी, जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे। नंदू चीख पड़ा, भाई ब्रेक, ब्रेक! मैंने दोनों पैरों के जोर से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। टायरों से जलने की आवाज आई। हवा में रबर की गंध भर गई। ट्रक रुक गया, पर वो लंबी आकृति वहीं खड़ी रही। हेडलाइटों में उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। वो चेहरा इंसानी नहीं था। चौड़ा, लंबा, बिना होंठ, बिना पलकें, बस दो काले गोल गड्ढे जैसी आंखें। और तभी उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ मुड़ा, ऐसे जैसे किसी पक्षी का सिर घूमता है। और उसने मुस्कुराया, बिना होंठों के। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो मुस्कान नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, या शायद एक दांव। नंदू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये वही है जो आपके घर तक भी जा रहा है, आपकी मां तक। मेरा दिल थम गया। वो आकृति हेडलाइट की चमक में धुएं की तरह हल्की होने लगी और फिर पलक झपकते ही गायब। अचानक जंगल की हवा एक बार फिर सामान्य हो गई। आवाजें लौट आईं। ट्रक का इंजन शांत, सब जैसे पहले जैसा, लेकिन हमारे अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया, गहरी आवाज में कहा, नंदू, ये सफर सिर्फ डर का नहीं है, ये मेरी मां की जिंदगी का मामला है। और अगर ये साया मेरे घर तक गया है, तो इस रास्ते पर मुझे उसका जवाब लेना ही होगा। नंदू ने सिर हिलाया। भाई, मैं आपके साथ हूं, चाहे जो भी हो। ट्रक अंधेरी सड़क पर चलता गया, लेकिन अब हम दोनों जानते थे, ये रास्ता हमें सिर्फ मणिपुर नहीं ले जा रहा, ये हमें उस चीज के सामने ले जा रहा है जिसने कहीं ना कहीं हमारी किस्मत पकड़ रखी है। असली सामना अभी बाकी था। उस सफेद लंबी आकृति के गायब होते ही सड़क फिर शांत हो गई, लेकिन हमारे अंदर की हलचल शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हेडलाइटें आगे अंधेरे को चीर रही थीं, पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरा हमारी ओर खींच रहा हो, पीछा कर रहा हो। ट्रक की केबिन में बस दो आवाजें थीं, इंजन की घरघराहट और हमारी तेज धड़कनें। मैंने धीमी आवाज में कहा, नंदू, तूने देखा? वो आकृति, वो इंसान नहीं थी। नंदू ने कांपती आवाज में जवाब दिया, भाई, वो जो भी था वो आपके पीछे है, सिर्फ रास्ते में दिख नहीं रहा। वो आपके किस्मत पे बैठा है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। ट्रक धीरे धीरे घाटी के अंदर उतरने लगा। जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, हवा की आवाज बदल रही थी। कहीं कहीं पेड़ों के बीच से ऐसी सरसराहट आती जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। और फिर अचानक सड़क के दाएं तरफ कुछ दिखाई दिया, एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, बिना छत के। अंदर सिर्फ एक टूटी मूर्ति
सिर कटा हनुमान जी का, चारों तरफ राख, कालिख और काले कपड़े। नंदू ने उसे देखते ही तुरंत आंखें बंद कर लीं और दाईं हाथ से अपने माथे पर सिंदूर लगाया। भाई, ये बहुत खराब निशानी है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, जंगल में जब भी किसी देवता की जगह बिगड़ी मिले, समझ लेना वहां ऐसी शक्तियां रहती हैं जो देवताओं के विरुद्ध हैं। ये जगह साया वाली जगह है। मैं चुप हो गया। अचानक, जैसे ही हम मंदिर के पास से गुजरे, ट्रक के अंदर धूप धूनी की तेज गंध फैल गई, इतनी तेज कि मुझे खांसी आ जाए। नंदू ने नाक ढंकते हुए कहा, भाई, ये गंध यहां से नहीं आ रही, ये किसी के आने की निशानी है। गंध और तेज होती गई, मेरी आंखें थोड़ी जलने लगीं और तभी पीछे से फिर वही थक थक थक, इस बार जैसे कोई खिड़की के बहुत बहुत पास से मार रहा हो। मैंने जानबूझकर नहीं देखा। हम दोनों खिड़कियों की तरफ नहीं देख रहे थे, बस आगे। अचानक नंदू ने धीरे से कहा, भाई, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। मेरी सांस रुक गई। मत देख नंदू, मैं नहीं देख रहा, पर उसकी परछाई शीशे पर दिख रही है। मैंने शीशे के कोने में हल्की सी हरकत देखी, बस हल्की सी, एक साया, जैसे खिड़की के बिल्कुल पास झुका हुआ हो और अंदर झांक रहा हो। हम दोनों सांस रोक कर बैठे थे। साया धीरे धीरे आगे खिसकता गया और फिर साइड मिरर पर एक सफेद हाथ धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखाई दिया। पल भर के लिए ही, पर वो हाथ इंसानी नहीं था। उंगलियां बहुत पतली, नाखून लंबे और हाथ में कोई धड़कन नहीं थी। मैंने ट्रक को थोड़ा तेज किया। ये पीछा कर रहा है नंदू, ये छोड़ने वाला नहीं। नंदू ने धीरे से कहा, इसका नाम पुजारी बताते थे, ऊपी होबा। ये मणिपुरी लोक मान्यताओं में आता है। ये आदमी के डर से जुड़ जाता है। जिसका डर सबसे गहरा होता है, उसके साथ ही चलता है, उसके घर तक भी जा सकता है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। मतलब ये मेरी मां के पास भी पहुंच सकता है? हाँ भाई। नंदू की आवाज टूट गई। अगर हमने इसे झूठी हिम्मत दिखाई तो ये और ताकतवर हो जाएगा। मुझे लगा किसी ने सीने के अंदर आग लगा दी हो। अचानक सड़क के बाईं तरफ अजीब नीली रोशनी चमकी, जैसे कोई लैंप, फिर मतलब कोई बड़े हादसे के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भाई, मैंने मन ही मन कहा, या अल्लाह, रहम कर। ट्रक उन 3 नीली रोशनियों के पास से गुजरा। उनके चेहरे हमारी तरफ मुड़ गए, बिना गर्दन घुमाए, बस चेहरे घूम गए। मेरी आंखें फैल गईं, हेडलाइटें कांपने लगीं। ट्रक आगे बढ़ा, पर उनके चेहरे अभी भी हमारी तरफ देख रहे थे। फिर हवा एकदम बंद, जैसे किसी ने जंगल की सांस रोक दी हो। और फिर दूर से किसी औरत की सीटी जैसी आवाज आई, धीमी, लंबी और दर्द भरी। उस आवाज को सुनते ही नंदू ने दोनों कान ढक लिए। भाई, ये मनुष्य की आवाज नहीं है, ये चक्रावी है। ये यात्रियों को मोड़ पर गिरवाती है। मैंने ट्रक को बाईं मोड़ में सावधानी से घुमाया। आवाज और तेज, जैसे कोई पास आ रहा हो। अचानक मुझे अपने फोन की घंटी सुनाई दी। अम्मा, कॉलिंग। मैं जड़ हो गया। अब नेटवर्क नहीं था, फिर कॉल कैसे? नंदू चिल्लाया, भाई मत उठाना, मत, चक्रावी आवाज बदल बदल कर बुलाती है। फोन बजता रहा, लंबा, लगातार, और अचानक फोन अपने आप उठ गया। मेरे कान में वही आवाज आई जो जंगल में फुसफुसा रही थी, वापस आजा, तेरी मां अकेली है। मैंने फोन एकदम फेंक दिया। नंदू चिल्लाया, भाई, वो आपकी मां की आवाज नहीं थी। फोन स्क्रीन पर किसी लड़की की खिलखिलाती हंसी चल रही थी, जिसे मैंने कभी नहीं सुना था, जिसके होंठ थे ही नहीं, बस आवाज थी। मैंने कांपते हुए कहा, नंदू, ये जंगल हमें घर की तरफ क्यों बुला रहा है? नंदू ने जैसे सारी हिम्मत जुटाकर कहा, क्योंकि कोई शक्ति चाहती है कि आप बीच में ही लौट जाओ और रास्ता पूरा न करो। क्यों? उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जो माल आप लेकर जा रहे हो, उसके साथ भी कुछ जुड़ा है भाई। मैं चौंक पड़ा। माल? इसमें क्या है? बांस और लकड़ी का सामान, लेकिन उसमें कुछ ऐसी लकड़ी भी होती है जो जंगल के हिसाब से पवित्र होती है। ऐसी लकड़ी को बाहर ले जाना साया मंजूर नहीं करता। अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया, अपने आप। इंजन बंद नहीं हुआ था, पर पहिए रुक गए, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। हम दोनों का दिल गले तक आ गया। सड़क के बीचों बीच
पूरा जंगल खामोश, कोई हवा नहीं। और तभी ट्रक की पिछली बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठती दिखाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पीछे से उसे उठा रही हो। मैंने चीखते हुए कहा, नंदू, नीचे कोई है। नंदू रो पड्ढा, भाई वो इंसान नहीं, मत उतरना। ट्रक की बॉडी ऊपर नीचे हिलने लगी, मानो कोई विशाल साया उस पर चढ़ रहा हो। हर हिलने से ट्रक के नट बोल्ट चीखते, और फिर पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी पर सीधी, हम दोनों के कानों में, तुम्हारी मां मेरे पास है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा घूम गया, मेरी मुट्ठियां कांपने लगीं, दिल टूटकर बिखरने लगा। मैंने पहली बार, पूरी रात में पहली बार, ट्रक रोके बिना सीधे आसमान की तरफ चिल्लाया, रहमत कर मेरे मालिक, मेरी मां पर रहमत कर। जंगल कांप गया, पेड़ हिले, हवा अचानक तेज हो गई। ट्रक एक झटके में अपने आप सीधा हो गया, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। नंदू चिल्लाया, भाई, जंगल ने आपके जवाब को सुना है, अभी चलते हैं, अभी। मैंने इंजन जोर से स्टार्ट किया, ट्रक भागने लगा। हम गति बढ़ाते चले गए, जंगल पीछे छूटता गया, साया पीछे खिंचता गया। पर मैंने महसूस किया, वो गया नहीं है, वो पीछे बस मौका देख रहा है। नंदू धीरे से बोला, भाई, ये साया आपकी मां को ले नहीं सकता, जब तक आप उसकी वजह को नहीं जानते। मैंने भारी सांस लेकर पूछा, तो बताओ नंदू, ये साया क्या चाहता है? नंदू ने डरते डरते जवाब दिया, ये साया आपका सबसे गहरा डर चाहता है भाई, और सबसे गहरा डर हमेशा मां से जुड़ा होता है। मेरी आंखें फैल गईं। नंदू ने कहा, ये साया आपकी मां की मौत नहीं चाहता, ये आपसे कुछ चाहता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या? नंदू की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, ये चाहत है कि आप इस रास्ते को पूरी तरह पार न कर पाओ। यानी ये हाईवे उसका असली जाल था, और मैं सीधे उस जाल के बीचों बीच फंस चुका था। ट्रक तेज रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन सड़क की रफ्तार मेरे दिल की धड़कन से कम थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे पीछे से ट्रक को धकेल रहा हो या खींच रहा हो। पिछले कुछ मिनटों में जो हुआ था, ट्रक का अपने आप उठना, कांच पर लिखे शब्द, फंबलुंग के नीले चेहरे, और वो आवाज, तुम्हारी मां मेरे पास है, ये सब मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। नंदू भी अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, चेहरे पर पसीना और होंठ लगातार हिल रहे थे, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो राम नाम जप रहा था, पर बिना आवाज के। सड़क धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, हेडलाइटें आगे रास्ता दिखा रही थीं, पर आज ऐसा लगता था जैसे रास्ता हमें ही देख रहा हो। अचानक दूर पहाड़ के एक मोड़ पर एक और आकृति दिखाई दी, पहली वाली से अलग। ये छोटी थी, बैठी हुई थी, और उसके हाथ में कुछ था। मैंने धीमी आवाज में कहा, नंदू, देख क्या रहा है तू? नंदू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, वो बच्चा नहीं, वो कुछ और है। जैसे ही हम नजदीक गए, हेडलाइट ने साफ साफ दिखाया, वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक लकड़ी का पुतला था, मांग के सिंदूर जैसा लाल निशान माथे पर, छाती पर काला रंग, और हाथ में एक अजीब सी छोटी घंटी। घंटी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, टन टन टन, बिना हवा के, बिना किसी इंसान के। मैंने ट्रक की स्पीड और कम की। नंदू डर से बोला, भाई, ये पुतला यही नहीं था, ये रखा गया है, किसी ने रास्ते में रखा है। मैंने कहा, कौन? इंसान। वो बोला, नहीं भाई, इंसान पुतला रखकर घंटी नहीं हिलवाता, ये जंगल की पूजा है, यहां की एक पुरानी रस्म। जब किसी आदमी को किसी साये से जोड़ना हो, तब ऐसा पुतला रास्ते में रख देते हैं, ताकि साया उस पुतले के बहाने उस आदमी का पीछा कर सके। मैं भौंचक्का, मतलब ये पुतला मेरा नाम लेकर रखा गया है? नंदू ने गहरी सांस ली। हाँ भाई, ये पुतला आपकी बलि नहीं है, ये आपकी डोर है। जैसे ही हम इसके पास से गुजरेंगे, साया और मजबूती से जुड़ जाएगा। मैंने गुस्से से स्टीयरिंग पकड़ लिया। तो फिर हम रुकेंगे नहीं, हम सीधे निकल जाएंगे। नंदू चिल्लाया, भाई नहीं, अगर इसे छेड़े बिना निकल गए तो साया नाराज हो जाएगा और भी बड़ा वार करेगा। तो फिर? मैंने हताश होकर पूछा। वो बोला, धीरे निकलो और नजर मत डालना पुतले की आंखों में।
उसकी आंखें असली नहीं होती, पर साया उन्हीं में से झांकता है। मैंने हेडलाइट को लो बीम किया, स्पीड 10 कर दी। ट्रक उस पुतले के पास से गुजरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हम बिल्कुल पास से गुजरे, खुद ब खुद पुतले की घंटी तेजी से हिलने लगी। टन 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 टन, इतनी तेज कि कानों में दर्द होने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं 1 सेकंड के लिए, और उसी पल मुझे लगा जैसे कोई ट्रक के ठीक ऊपर बैठ गया हो। वजन, बहुत भारी वजन। ट्रक नीचे दब गया, सस्पेंशन चीख उठा। नंदू ने कांपते हुए कहा, भाई, वो साया हमारे ऊपर बैठ गया है। मेरी सांसें रुक गईं। हेडलाइटें झिलमिलाने लगीं। डैशबोर्ड की लाइट एक पल बंद, एक पल चालू। जंगल की हवा फिर रुक गई। इस बार इतनी गहरी खामोशी कि सांस लेने की आवाज तक सुनाई दे। और फिर ट्रक की छत पर कोई धीरे धीरे चलने लगा। एक एक कदम, धप धप धप। हर कदम से ट्रक कांपता, जैसे किसी ने हाथों से छत दबाई हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या चाहता है नंदू? आखिर ये साया चाहता क्या है? नंदू आंखें बंद करके बोला, ये साया डर से पलता है, लेकिन ये सिर्फ डर नहीं चाहता, ये लगाव चाहता है, जुड़ाव। इसके लिए जिस आदमी को ये चुनता है, उसमें कोई गहरी कमी होनी चाहिए, ऐसी कमी जो उसे तोड़ दे। मैंने धीरे से पूछा, मेरी कमी क्या है? नंदू ने आंखें खोलीं, उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, आपकी कमी है मां को खोने का डर। जंगल में जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, सब आदमी के इसी डर पर वार करती हैं, और आपका ये डर बहुत गहरा है भाई, बहुत गहरा। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया एक पल। सही कह रहा है, मैं हर वक्त डरता हूं कि मां को कुछ न हो। नंदू बोला, यही वजह है भाई कि वो साया आपके पीछे है, आपके डर से जुड़ गया है। ये आपकी मां को नहीं लेगा, ये आपको अंदर से तोड़ देगा, ताकि आप अपने आप घर न पहुंच पाओ। मेरे दिल में दर्द उठा। मैंने गुस्से में कहा, मैं डरूंगा नहीं, मेरी मां को कुछ नहीं होगा। ट्रक के ऊपर बैठे साए ने जैसे मेरी बात सुन ली। अचानक एक इतना बड़ा झटका लगा कि ट्रक बाएं की तरफ घिसट गया। सड़क का किनारा कुछ ही फीट नीचे था। घाटी अंधेरी थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक वापस सीधा हुआ, लेकिन साया ने छत पर और जोर से पैर मारा। ढाट! ट्रक फिर उछला। मैंने दांत भींचकर ट्रक को काबू में रखा, पर तभी पीछे से एक बहुत गहरी, बहुत काली आवाज आई, वो तुम्हें भूल चुकी है। मेरे दिल को किसी ने चीर दिया हो। मां, मेरे दिल की सबसे कोमल जगह। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरी मां मुझे कभी नहीं भूलेगी, तू झूठ बोल रहा है। जंगल से गूंजती आवाज हंसी। साए की हंसी, औरत जैसी भी नहीं, मर्द जैसी भी नहीं, किसी और दुनिया से आई हंसी। तुम्हारी मां रो नहीं रही, वो मुझे देख रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, सीने में दर्द उठा। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कस दिए। नंदू रो पड़ा, भाई, जवाब मत दो, ये आपकी कमजोरी खोज रहा है। ट्रक की छत पर कदम तेज हो गए, तेज और तेज, धप 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 धप। लग रहा था जैसे छत अभी टूट जाएगी। मैंने दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, अगर तू इतना ही ताकतवर है तो सामने आ, मेरी मां को छोड़। जैसे ही मैंने सामने आ कहा, अचानक ट्रक की हेडलाइट एकदम बंद हो गई। सड़क गायब, जंगल गायब, सब अंधेरा। ट्रक की छत पर आवाज रुक गई, हवा रुक गई, और अंधेरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी, ठीक है। और उसी पल हेडलाइट अपने आप जल उठी, और सड़क के ठीक बीच में खड़ी थी वही लंबी सफेद आकृति, पहले से भी ज्यादा ऊंची, पहले से भी ज्यादा नजदीक। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा साफ, पहले से भी ज्यादा भयानक। दो काले कुएं जैसी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूरती हुई। मेरी सांस रुक गई, दिल जम गया। नंदू की आवाज गई हुई। वो फुसफुसाया, भाई, ये अब छोड़ने वाला नहीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या चाहता है? नंदू ने धीरे से कहा, यह चाहता है कि आप इस रास्ते पर अपनी मां से दूर होते जाए, जब तक आपका डर आपको पूरी तरह तोड़ न दे। मेरी आंखें भर आईं, गला बंद हो गया। मैंने पहली बार हवा में, जंगल में, उस साए से सीधे कहा, मेरी मां की सांसें मेरी वजह से ही चलेंगी। मुझे तोड़ना है, तोड़ ले, पर मेरी मां को मत छूना।
लंबी आकृति की काली आंखों में एक चमक आई। वो धीरे धीरे सिर तिरछा करके मुझे देखने लगी और फिर वो मुस्कुराई, बिना होठों की, बिना चेहरे की रेखाओं की, बस एक धुंधली, खिंची हुई, झर भरी मुस्कान, जैसे कह रही हो, अब खेल शुरू। और ठीक उसी पल ट्रक के पीछे की बॉडी में कुछ फटने की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। नंदू चिल्लाया, भाई, पीछे कोई चढ़ रहा है। और भागते ट्रक के साथ अंधेरा भी भागने लगा। पर इस बार अंधेरे में एक नई आवाज गूंज रही थी, मेरी मां की आवाज, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, जैसे दूर से, बेटा जल्दी आ। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे समझ आ गया, अब ये सिर्फ यात्रा नहीं रही, ये साया बनाम मां की सांसों की लड़ाई है और मैं बीच में फंसा हूं। ट्रक अंधेरी सड़क पर भाग रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रक चला नहीं रहा, बल्कि ट्रक मुझे खींचते हुए कहीं ले जा रहा है। मां की आवाज अभी भी कान में गूंज रही थी, बेटा जल्दी आ। वो आवाज असली थी या छलावा, मैं नहीं जानता न, लेकिन उस आवाज ने मेरे अंदर की सारी ताकत हिला दी। मेरा डर, मेरी कमजोरी, साया उसी पर खेल रहा था। ट्रक के पीछे बॉडी में फिर धप 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 कुछ चढ़ने की आवाज, जैसे कोई बहुत लंबी उंगलियों वाला जीव पीछे चढ़ रहा हो। नंदू कांप रहा था, पर उसका दिल अभी भी मेरे साथ खड़ा था। उसने डरते हुए पूछा, भाई, हम आखिर जा कहां रहे हैं? मैंने सड़क पर आंखें जमा कर कहा, जहां ये साया हमारा रास्ता मोड़ना चाहता है, हम वहीं नहीं मुड़ेंगे। नंदू ने धीरे से कहा, भाई, ये जंगल आपकी मां के दर्द को भांप चुका है, इसीलिए ये हर आवाज में आपकी मां की पुकार डाल रहा है। ये जंगल पागल नहीं है, ये चालाक है। अचानक सड़क के दाएं तरफ दूर धुंधले पेड़ों के पीछे हल्की हल्की पीली रोशनी दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छोटे छोटे आग के दीप जलाए हों। मैंने धीमी आवाज में कहा, कोई गांव है शायद। नंदू ने आंखें तरेरी, नहीं भाई, ये गांव नहीं है, ये खोंगन फाई है। मैं चौंका, खोंगन फाई? नंदू बोला, ये मणिपुरी जंगलों का एक नियम है, जहां पीली आग खुद खुद जले, वहां आत्माएं मंडराती हैं, वहां इंसान नहीं रहते। जैसे ही हम नजदीक आए, मुझे साफ दिखा, वो आग नहीं थी, वो छोटे छोटे गोल पत्थर थे जिनमें काई जली होती है, और वो काई अपने आप जल रही थी, जैसे किसी ने प्राण फूंक दिए हों। उन पत्थरों के बीच एक पतली, काली, बिना आंखों वाली आकृति घूम रही थी, धीरे धीरे एक गोल दायरे में, जैसे किसी रस्म की पहरेदार हो। नंदू फुसफुसाया, भाई, ये जंगल का चौराहा है, यहां साया अपने शिकार को मोड़ने की कोशिश करता है। अगर हम यहां रुके या गलत मोड़ ले लिया, तो हम कभी सुबह नहीं देखेंगे। मैंने तुरंत स्टेयरिंग सीधा रखा, पर तभी वो काली आकृति अचानक सड़क पर आ गई और मेरी मां की आवाज में बोली, बेटा इधर आ। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई, मैं हक्का बक्का रह गया। सड़क पर मेरी मां की आवाज। नंदू चिल्लाया, भाई, ये मां नहीं है, ये वही ऊपी होबा है, ये सब आपकी कमजोरी के लिए कर रहा है। मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक को दाएं मुड़ने से रोका। ट्रक का फ्रंट एकदम तिरछा हो गया, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, और औरत की नहीं, बिल्कुल मेरी मां की तरह, बेटा तेज मत चल, रास्ता खराब है, रुक जा। मेरी आंखें भर आईं, दिल कांप गया। छवि दिखा रहा है, आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मैंने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। वीडियो में मेरी मां की आवाज आई, बहुत धीमी, बेटा मत आना, देर हो चुकी है। मेरी आंखों में आंसू गिर पड़े। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां कभी ऐसा नहीं कहेंगी, कभी नहीं। और उसी पल वीडियो स्क्रीन पर कुछ लिखा दिखाई दिया, अगर तू पास आया तो मैं उसे ले जाऊंगा। मैंने पूरा शरीर कांपते हुए कहा, नंदू, ये साया मेरी मां को धमका रहा है। नंदू ने गुस्से से कहा, ये सिर्फ डराता है भाई, ये छू भी नहीं सकता जब तक आप टूटे नहीं। आप टूटे नहीं हैं भाई, आप अभी भी सड़क चला रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अंधेरा और घना होता गया, सड़क और तंग, और अचानक
ट्रक के सामने सड़क पर एक विशाल बरगद का पेड़ गिरा हुआ मिला, जड़ों सहित उखड़ा हुआ, लेकिन जड़ें अजीब आकार में थीं, जैसे चेहरे, जैसे मुंह। मैंने ब्रेक मारा। नंदू की आवाज कांप गई। भाई, ये पेड़ खुद नहीं गिरा, इसे किसी ने रास्ता रोकने के लिए रखा है। मैंने पूछा, हम क्या करेंगे? नंदू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये साया चाहता है कि हम यहीं रुक जाएं। मैंने अपनी सांस रोकी, दिल धड़कना भूल गया, और उसी वक्त ट्रक की ऊपर वाली छत पर कोई फिर से चढ़ा। धीमे कदम, भारी सांस और एक फुसफुसाहट, यहीं ठहर जा। नंदू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, अब यह आपका फैसला है, रुकेंगे या रास्ता तोड़कर आगे बढ़ेंगे। मैंने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, आज मैं टूटूंगा नहीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और कहा, नंदू, पकड़, आज किसी भी कीमत पर हम रुकेंगे नहीं। आगे गिरा बरगद एक दीवार था और ट्रक एक आखिरी कोशिश। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। बरगद का पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था, लेकिन वो किसी आम गिरे हुए पेड़ जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी जड़ें मिट्टी से उखड़ी हुई थीं, पर जड़ें मुड़ी टुड़ी होकर इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां बना रही थीं। एक जड़ किसी बूढ़े के मुंह जैसी लग रही थी, दूसरी किसी बच्चे की आंख जैसी, तीसरी किसी औरत के रोते चेहरे जैसी, जैसे पेड़ ने गिरने से पहले किसी मौन चीख को अंदर कैद कर लिया हो। ट्रक उसके बिल्कुल सामने रुक गया। इंजन चालू था, पर ऐसा लगता था जैसे ट्रक भी डर गया हो। ट्रक की छत पर कदमों की आवाज फिर शुरू हुई, धीमी, भारी और घसीटी हुई। धप धप धप। नंदू की सांस तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, भाई, ये बरगद पेड़ नहीं, ये साया का डाला हुआ जाल है। ये चाहता है कि हम रुक जाएं, और जैसे ही हम रुके, ये ऊपर से उतर आएगा। मैंने गहरी सांस ली। नहीं नंदू, हम रुकने वाले नहीं। मेरे अंदर आज अजीब सी जिद पैदा हो गई थी, शायद मां की आवाज की वजह से, शायद इस साए की हदों को परखने की वजह से, या शायद इसलिए कि मैं जान चुका था यह साया सिर्फ डराता है, पर रोक नहीं सकता। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। नंदू ने मेरी तरफ देखा, डरी हुई आंखें, लेकिन भरोसा भी था। भाई, आप क्या करने वाले हैं? मैंने ट्रक को पहले पीछे किया। सड़क संकरी थी, लेकिन जितनी जगह मिली उतना पीछे हटा। छत पर मौजूद साया हिल गया, जैसे उसे मेरे इरादे का अंदाजा हो रहा हो। फिर मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगाया। ट्रक दहाड़ा, इंजन जोर से गरजा। ट्रक आगे छलांग की तरह बढ़ा। बरगद की जड़ें हिलने लगीं, जैसे पेड़ की आत्मा खुद अपनी दीवार बचाने की कोशिश कर रही हो। ट्रक का अगला हिस्सा जड़ों से टकराया। धड़ाम! केबिन झटके से उछल गया। मेरे दांत आपस में टकराए। नंदू का सिर सीट से लगा। ट्रक कांपता हुआ रुक गया, पर पेड़ में दरार पड़ गई थी। नंदू चिल्लाया, भाई, एक और धक्का दो, ये टूट जाएगा। ट्रक की छत पर मौजूद साया गुस्से से पैर पटकने लगा। धप धप धप, जैसे वो चिल्ला रहा हो, रुको, नहीं। मैंने उसकी ना नहीं सुनी। मैंने एक्सीलरेटर फिर दबाया और ट्रक फिर बरगद से भिड़ा। धाड़! बरगद की जड़ें इस बार और ज्यादा टूट गईं। एक तरफ से बड़ा हिस्सा अलग हो गया, जैसे दो दुनिया आपस में भिड़ गई हों। अचानक ट्रक के चारों टायरों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य हाथ टायरों को पकड़े हुए हो। और फिर टायर अपने आप रुक गए। मैंने पूरा जोर लगाया, पर एक्सीलरेटर हवा में घूम रहा था। ट्रक आगे नहीं बढ़ा, जैसे किसी ने ट्रक को जमीन से बांध दिया हो। मैं चीखा, नंदू, ये क्या कर रहा है ये साया? नंदू ने खिड़की से बाहर झांका और कांपते हुए बोला, भाई, नीचे सड़क पर साया की उंगलियां हैं। मैंने अपने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ देखा। सड़क पर, बिल्कुल टायरों के नीचे, लंबी, काली, पतली पतली उंगलियां मिट्टी से निकलकर टायर पकड़ रही थीं, मानो सड़क के नीचे से कोई हमें खींच रहा हो, रोके हुए हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर डर ने मुझे और मजबूत कर दिया। मैंने गुर्राते हुए कहा, अगर तू साया है तो मैं इंसान हूं, और इंसान को रास्ता कोई रोक नहीं सकता, न तू, न तेरा जंगल। मैंने गियर को फर्स्ट में डाला, पूरा एक्सीलरेटर दबाया। टायर जोर से घूमे, उंगलियां खींचने लगीं, सड़क की मिट्टी उखड़ने लगी, और अचानक काली उंगलियां टूट गईं।
धमाकों जैसी आवाज आई और ट्रक झटके से आगे बढ़ा। बरगद की आधी जड़ें टूटी। ट्रक ने उन्हें धकेल दिया और रास्ता खुल गया। नंदू खुशी से नहीं, डर से चिल्लाया, भाई वो साया, वो बहुत गुस्से में है, वो पेड़ नहीं बचा पाया। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। जंगल पीछे हट रहा था, अंधेरा पीछे धकेल रहा था, पर साया हार नहीं मान रहा था। अचानक ट्रक की छत पर मौजूद साया पूरी ताकत से चिल्लाया, रुक जा। उसकी आवाज ने हवा को चीर दिया। पेड़ हिलने लगे, ट्रक के कांच कांपने लगे, डैशबोर्ड की लाइट झपकने लगी। नंदू बोल पड़ा, भाई अब ये असली रूप दिखाएगा, हमें तैयार रहना होगा। मैंने गहरी सांस ली, आंखें आगे जमी और कहा, जो होना है सामने आकर ही होगा। अचानक सड़क के दोनों तरफ के पेड़ एक साथ झुकने लगे, जैसे अभिवादन में नहीं, हमला करने के लिए। इसी बीच ट्रक के आगे एक खाली मैदान जैसा खुला इलाका आया। मैंने हेडलाइट और तेज की और एकदम सामने मैदान के बीचों बीच किसी की परछाई खड़ी थी, वही लंबी सफेद। पर इस बार उसके पीछे सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थीं, जैसे हर पेड़ की छाया जिंदा हो गई हो। नंदू ने मेरी बांह पकड़ ली, भाई ये जगह अच्छी नहीं, ये जंगल का दिल है। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस धीमा किया। सारे साए अब हमारी तरफ मुड़े। उनकी आंखें खाली थीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ धुआं और काला अंधेरा। लंबी सफेद आकृति आगे बढ़ी और हवा में बहुत धीरे से बोली, तू घर नहीं पहुंचेगा। मैंने कांपते हुए भी कहा, मैं अपनी मां के लिए कुछ भी करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, न तू न तेरा जंगल। साया मुस्कुराया, एक लंबी मुस्कान, बिना होंठों की, और उसी पल सारी काली परछाइयां एक साथ हमारे ट्रक की तरफ दौड़ पड़ीं, जैसे पूरा जंगल हमारे पीछे लग गया हो। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया, ट्रक दहाड़ा और मैदान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। पर मैं जानता था, अब लड़ाई शुरू हुई है। ये साया मिलने नहीं देगा, ये मुझे मां से जितना हो सके उतना दूर करेगा, और मैं आखिरी सांस तक इससे लड़ूंगा। मैदान के चारों तरफ दौड़ती काली परछाइयों को पीछे छोड़ने के बाद ट्रक एक संकरी घाटी में उतरने लगा। यह घाटी वैसी नहीं थी जैसी पहाड़ों में होती है। यह घाटी ऐसी थी जैसे दो पहाड़ नहीं, बल्कि दो अंधेरे आपस में मिलकर एक रास्ता बना रहे हों। ऊपर आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें अंधेरे ने निगल लिया हो। नंदू डर से कांप रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, भाई ये जगह, ये साए की घाटी है। मुझे लगता है जंगल का सबसे गहरा हिस्सा यहां से शुरू होता है। मैंने गहरी सांस ली। हम किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं नंदू। पर साया चाहता ही यही था कि हम कहीं रुक जाएं, कहीं टूट जाए, कहीं रास्ता छोड़ दें। घाटी में उतरते ही हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि केबिन के कांच पर धुंध जमने लगी, और उस धुंध पर धीरे धीरे अपने आप कुछ उभरने लगा। पहले एक गोल घेरा, फिर दो छोटे गोले, फिर एक लंबी रेखा। मैंने डर के मारे सांस रोक ली। कांच पर किसी अदृश्य उंगली से एक चेहरा बन रहा था। नंदू डर के मारे चीख उठा, भाई मत देखो। पर चेहरा पूरा बन चुका था। दो खाली आंखें, एक लंबा मुंह, और वो चेहरा जैसे फुसफुसा रहा हो, मुड़ जा। मैंने तुरंत कांच अपनी हथेली से पोंछ दिया, पर जैसे ही मैंने पोंछा, चेहरा गायब। पर कांच पर मेरे हाथ की जगह एक और हाथ का निशान बन गया। वो मेरा हाथ नहीं था, नंदू का नहीं था, किसी तीसरे का था, लंबी पतली उंगलियों वाला, जिसके नाखून बहुत तेज लगते थे। नंदू रो पड़ा, भाई वो ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने खुद को संभाला, अंदर आने नहीं दूंगा। घाटी और गहरी होती जा रही थी। अब सड़क सिर्फ दो गाड़ियों जितनी चौड़ी थी। दोनों तरफ ऊंचे काले पहाड़, जिनकी चट्टानों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं। कहीं हाथ जैसे निशान, कहीं लंबी टांगें, कहीं चेहरे के धुंधले नक्श। मैंने नजरें हटा लीं। इन दीवारों को देखना मेरा हौसला तोड़ रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइटें एकदम बंद हो गईं। सब अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि हाथ सामने रखा तो वो भी गायब। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, कभी नहीं, बस हल्का हल्का स्टीयरिंग को छूकर ट्रक को सड़क पर बनाए रखा। नंदू ने कांपते हुए कहा, भाई कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कहा,
डरना मत। जब आंखें नहीं देखती, हमारा दिल रास्ता दिखाता है। पर अंदर से मैं खुद भी कांप रहा था। इस अंधेरे में कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। और फिर अचानक साइड मिरर के सामने एक सफेद चेहरा चमका, पलक झपकते ही गायब। मेरी सांस रुक गई। नंदू ने कांपते हुए हाथ जोड़े। भाई, ये साया हमारे बिल्कुल पास है। अचानक केबिन के अंदर हवा भारी हो गई, जैसे कोई तीसरा बैठ गया हो। हम दोनों के बीच की खाली सीट पर नंदू धीरे से फुसफुसाया, भाई, कोई बैठा है। मैंने हिम्मत करके उस सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, पर सीट दबी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज उस पर बैठी हो। सीट का कुशन धंसा हुआ, धीरे धीरे और धंस रहा था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने नंदू की तरफ देखा। नंदू की आंखों में डर नहीं, घबराहट नहीं, बल्कि शोक था। उसने कांपते हुए कहा, भाई, साया ने हमारे साथ बैठकर अपना दावा कर दिया है। मेरी रूह कांप गई। तभी मोबाइल में अचानक रिंग आई। मैंने कांपते हुए स्क्रीन देखी। अम्मा कॉलिंग। नंदू चीखा, भाई, मत उठाना, ये साया है। लेकिन मेरी मां की आवाज मुझे खींच रही थी, मेरी कमजोरी बनकर, मेरा खून बनकर। कॉल अपने आप उठ गया और दूसरी तरफ से एक टूटी हुई आवाज आई, मेरी मां की ही, पर अजीब, बीमारी से टूटी नहीं, बल्कि डर से टूटी हुई। बेटा, मैं नहीं हूं। ये आवाज टूट गई, फुसफुसाहट में बदल गई, और फिर मिश्रित दो आवाजें एक साथ आईं। एक मेरी मां की और एक किसी और की, जो उसकी आवाज चुरा रही थी। तू रुक नहीं गया तो मैं तुझसे मां ले लूंगा। मेरी आत्मा थर्रा गई। मेरी सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई हो। मैंने कांपते हुए फुसफुसाया, नंदू, ये मेरी मां की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। नंदू ने कांपते हुए मेरा कंधा पकड़ा। भाई, ये चाहता है कि आप टूट जाओ। साया आपकी मां को कुछ नहीं कर सकता जब तक आप हार नहीं मानते। मैंने आंखें बंद कर लीं, दिल कस कर पकड़ा और एक एक शब्द दबाकर कहा, मेरा डर तेरी ताकत नहीं बनेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, हेडलाइटें झपक कर फिर जल उठीं। सड़क दिखी, घाटी साफ हुई और मेरे सामने घाटी का सबसे घुमावदार मोड़, इतना खतरनाक कि थोड़ी सी भी गलती हमारा ट्रक नीचे खाई में गिरा सकती थी। लेकिन सड़क के बीच में एक लंबी सफेद आकृति खड़ी थी। वही साया, वही खाली आंखें, पर इस बार उसकी आंखों में लाल चमक आई हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया। हवा में उसका हाथ सीधे मेरे ट्रक की ओर, और उसकी आवाज बहुत गहरी, अब तू नहीं बचेगा। नंदू चिल्लाया, भाई, मोड़ है, अगर ब्रेक लगाया खाई, अगर सीधा गए साया। मेरे सामने मौत की खाई या साया की पकड़, दोनों एक साथ। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया पूरी ताकत से और कहा, मां की कसम, मैं आज किसी के जाल में नहीं फंसूंगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक साये की तरफ सीधा बढ़ गया। नंदू चीख उठा, भाई, पर मैं चीख नहीं रहा था। मैं बस एक ही बात जानता था, रोकना मतलब हार, मुड़ना मतलब मौत, आगे बढ़ना ही रास्ता। जैसे ही ट्रक साये को छूने वाला था, साया अचानक साइड में चला गया, खुद ब खुद हट गया और ट्रक घाटी के मोड़ को बाल बाल बचकर पार कर गया। नंदू हांफते हुए बोला, भाई, आपने हिम्मत दिखाई। साया पीछे हट गया। मैंने गहरी सांस ली, पर दिल कांप रहा था, क्योंकि जैसे ही मोड़ खत्म हुआ, आगे सड़क पर लाल धुएं का एक घेरा घूम रहा था, जिसके बीच में मेरी मां की परछाई खड़ी थी। घाटी का मोड़ पार करते ही सड़क सीधी नहीं हुई, बल्कि हवा अचानक लाल होने लगी, जैसे किसी ने जमीन से ऊपर तक धीरे धीरे लाल धुआं भर दिया हो। हेडलाइट उस धुएं में घुसकर टूट रही थी। ऐसा लगता था जैसे रोशनी खुद डर रही हो, और उस लाल धुएं के बीच साफ खड़ी थी एक परछाई। पहले मुझे लगा आंखों का धोखा है, पर नहीं, वो मेरी मां की परछाई थी। उसी कद की, उसी तरह की चुन्नी उड़ती हुई, ओढ़नी का किनारा उसी तरह गिरा हुआ जैसी मेरी मां कमरे से बाहर निकलते समय ओढ़ती थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, सीना जकड़ गया, सांस रुक गई। नंदू ने चीख कर कहा, भाई, मत रुकना, ये आपकी मां नहीं है। पर मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, वो आवाज जिसने मुझे सालों संभाला, बलाया, पुकारा, मेरी मां की आवाज। बेटा। नंदू ने मेरे कंधे को जोर से पकड़ा। भाई, यह लाल धुआं झूठ दिखाने की शक्ति है।
ये इंसान के सबसे कमजोर रिश्ते को सामने लाकर फंसाता है। ये आपकी माँ नहीं हो सकती, आपकी माँ तो गांव में है। मेरी आंखें धुंधली हो गईं। दिल रो पड़ा। मैं बड़बड़ाया, लेकिन नंदू। आवाज बिल्कुल उनकी है। नंदू लगभग रो पड़ा। यही तो इसका जाल है भाई। इस जंगल को आपके डर का पता है। आपकी माँ आपकी कमजोरी है। ये जंगल आपकी माँ को बनाकर सामने खड़ा कर रहा है। मेरा दिल टूट रहा था। मुझे अपने बचपन की याद आने लगी। माँ मुझे कपड़े पहनाती थीं, स्कूल भेजती थीं, रात में पैर दबाती थीं, और जब मैं ट्रक पर नौकरी करने निकला था तो रोती थीं। सड़कें बुरी होती हैं, संभल कर चलना। और आज सड़क ने मेरी माँ का रूप ले लिया था। मैं अंदर से चिल्ला उठा, क्यों कर रहा है ये तू? मेरे माँ के रूप में क्यों आ रहा है? लाल धुएं में खड़ी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर चाल बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। धीमी, कमजोर, थोड़ी झुकी हुई, जैसे वो बहुत बीमार हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया एक पल के लिए। ट्रक थोड़ा बाएं गया। नंदू ने तुरंत पकड़ लिया। भाई ध्यान दें, साया जीत जाएगा। मैं कांपते हुए बोला, मैं अपनी मां को ऐसे कैसे छोड़ दूं? नंदू ने हिम्मत करके मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाई सुनिए, अगर आपकी मां यहां होती तो वो कहती, अपने डर के पीछे मत भाग, अपने रास्ते पर भाग। मेरे दिल पर चोट लगी। ये बात सही थी। मां कभी मुझे रोकने नहीं देती थी, कभी नहीं। तभी लाल धुएं वाली परछाई ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी ने सिर को धागे से खींचा हो। चेहरा धुएं में धुंधला था, पर आंखें आंखें मेरी मां जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वो काली थीं, खाली, गहरी, जैसे दो कुंड। मैं कांप गया, दिल दहल गया। ये मेरी मां नहीं थी। पर तभी उस परछाई के पीछे अचानक वास्तविक मां की हल्की सी आवाज आई, बेटा जल्दी आ। और फिर एक खांसी, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई। मेरी रूह कांप गई। यह आवाज नकली नहीं थी। ये वही खांसी थी जो मां पिछले 3 महीनों से उठा रही थी। मैंने ट्रक रोका नहीं, पर डर से पैर कांप रहे थे। नंदू चिल्लाया, भाई वो असली आवाज भी साया चुरा रहा है। साया 2 आवाजें मिला देता है। ये आवाज आपकी मां की नकल है। आपकी मां बाहर खड़ी नहीं हो सकती, वो बिस्तर पर है। लाल धुएं की परछाई अब ट्रक की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। हाथ जैसे किसी बुजुर्ग का हो, पतला, कांपता हुआ, लेकिन उंगलियां बहुत लंबी, बहुत गैर इंसानी। मैंने डर के मारे पलकें झपक लीं, और उसी पल मां की साड़ी हवा में लहराई। वही छपाई वाली नीली साड़ी जिसे मां त्योहारों में ही पहनती थी। मैं टूट गया, हांफने लगा। मेरी आंखें भर आईं, दिल जलने लगा। मैंने दर्द में कहा, नंदू, अगर ये मेरी मां की साड़ी है तो। नंदू चिल्लाया, भाई उसका सिर देखिए, आंखें देखिए, ये इंसान नहीं हो सकता। आपकी मां कभी आपको लाल धुएं में बुलाने नहीं आएंगी। ये साया आपका दिल तोड़ने के लिए आया है। मेरी सांस अटक गई, और तभी लाल धुएं के बीच खड़ी आकृति ने अपना सिर धीरे धीरे बाएं मोड़ा, फिर दाएं, फिर पीछे, पूरा 360 डिग्री। मेरी रूह फट गई, दिल बर्फ बन गया। नंदू ने मेरी बाह को जोर से दबाया। भाई, ये मां नहीं है। ये तो मां का रूप पहनकर आपको खाई में गिराना चाहता है। ये खत्म करना चाहता है आपको। लाल धुएं की आकृति ट्रक के बिल्कुल आगे खड़ी हो गई, इतनी पास कि अगर मैं ब्रेक लगाता तो हम सीधे उसके अंदर घुस जाते। उसने बिना चेहरे के मुस्कुराने की कोशिश की, और एक आवाज आई, 2 आवाजों की मिली जुली, एक मेरी असली मां की और एक किसी दैत्य की। बेटा, मैं यहीं हूं। मेरी आंखें भर आईं, दिल टूट गया, लेकिन बुद्धि जाग गई। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और दांत भींच कर कहा, तू मां बनकर आ, या औरत बनकर, या साया बनकर, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक लाल धुएं की आकृति की तरफ सीधे बढ़ गया। नंदू चीख उठा, भाई संभलना। मेरी सांसें रुकी हुई, दिल बाहर आने को, और जैसे ही ट्रक उस साए तक पहुंचा, साया खुद ब खुद 2 भागों में बट गया। ट्रक उनके बीच से निकल गया। लाल धुआं पीछे फटने जैसा टूटा, और साया हर तरफ चीखता हुआ फैल गया। तू बच नहीं पाएगा।
घाटी से निकलते ही हवा वापस लौटी। आसमान हल्का दिखा, जंगल की आवाजें लौटीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। नंदू भी हाँफ रहा था। मैंने फुसफुसाकर कहा, नंदू, ये साया इस बार मां के रूप में आया, अब आगे क्या करेगा? नंदू ने डर से कहा, भाई, अगला वार सबसे खतरनाक होगा। मैंने पूछा, कौन सा वार? नंदू ने मेरी आंखों में देखकर कहा, आपके अपने मन पर। अब साया आपकी सोच पर हमला करेगा। मेरे दिल की धड़कन थम गई, क्योंकि साया बाहर से कम अंदर से ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी मेरे फोन की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठी और उस पर लिखा, तू देर कर चुका है। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा, तू देर कर चुका है। ये शब्द मेरी रगों में बर्फ की तरह बह गए, जैसे किसी ने सीधे दिल में हाथ डालकर उसे जकड़ लिया हो। नंदू स्तब्ध था। उसकी उंगलियां डर के मारे जकड़ गई थीं। उसने कांपते हुए पूछा, भाई, ये मोबाइल पर कैसे लिख रहा है? नेटवर्क तो है ही नहीं। मैंने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम ही नहीं कर रहा था। स्क्रीन अपने आप टेक्स्ट बदलने लगी। अब तू अकेला नहीं है। मेरे हाथ कांप गए। केबिन में हवा अचानक कुछ भारी हो गई, जैसे कोई तीसरा हम दोनों के बीच बैठ चुका हो। मैंने बिना देखे ही महसूस किया, किसी की उपस्थिति, किसी की सांस, किसी की ठंडी निगाह मेरी गर्दन पर गिरी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा, नंदू, क्या तूने भी महसूस किया कोई हमारे बीच बैठा है? नंदू कांप गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है कोई अभी अभी केबिन में आ चुका है। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। उसमें सिर्फ हम दोनों थे, पर मिरर हल्का हल्का धुंधला था, जैसे किसी ने पहले उसे छुआ हो। अचानक कांच के अंदर से बहुत बहुत धीमी एक सांस लेने की आवाज आई, एकदम पास से, हमारी गर्दन के पीछे से। "हू।" मैंने पलकें बंद कर लीं। ये सांस इंसानी नहीं थी। ये बहुत ठंडी, बहुत भारी और बहुत गहरी थी। नंदू सिहर गया। उसने मेरी बांह पकड़कर कहा, भाई, ये साया अब बाहर नहीं, अंदर आ चुका है। मेरी रूह कांप गई, हाथ पसीने से तर हो गए, पर मैंने खुद को संभाल कर कहा, हम रुकेंगे नहीं, हम इन सांसों से नहीं डरेंगे। पर तभी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ट्रक की केबिन में एकदम से दस्तक हुई। अंदर से, हमारे ठीक पीछे, सीट के पीछे के धातु वाले हिस्से पर थक, फिर थक, थक। नंदू अपने सीट पर उछल गया। उसकी आवाज कांप कर टूट गई। भाई, ये तो अंदर से आ रही है, केबिन के भीतर। मैंने धीरे से गर्दन घुमानी चाही, पर जैसे कोई पीछे कुछ करने ही इंतजार कर रहा हो। मैं नहीं मुड़ा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। इंजन गरजा, पर उस दस्तक ने मेरी आत्मा को चीर दिया। फिर तीसरी बार थक, और इस बार दस्तक इतनी पास थी कि जैसे किसी ने हमारी सीट के नीचे से मारा हो। मैंने पहली बार डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। तू जो भी है, हमारे डर पर खेल रहा है, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। पर इसके जवाब में एक आवाज आई, सीधे हमारे पीछे से, ठंडी, लंबी, सांप जैसी। रुको। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। नंदू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। भाई, वो बोल रहा है, ये अंदर बैठा है। मुझे अपने कान के पास कोई ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई मेरा नाम बोलने को झुक रहा हो। फिर, तेरी मां नहीं बचेगी। ये शब्द मेरे सीने को फाड़ने लगे। मेरी सांस फूल गई, मेरी आंखें भीग गईं। मैंने रोते हुए भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। मेरी मां को इससे दूर रख, मेरी मां को मत छू। अगर तूने मेरी मां को, आवाज ने मेरे शब्द को काट दिया। तेरी मां अभी मेरे पास है। मेरे अंदर जैसे कुछ जल गया। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। डर था, अगर सच में कुछ दिख गया तो मैं खुद को खो दूंगा। अचानक नंदू चीखा, भाई, दाहिने शीशे पे देखो। मैंने देखा और मेरी रूह जम गई। दाहिने साइड मिरर में हमारा ही ट्रक दिख रहा था, पर केबिन के भीतर मेरी सीट के पीछे सफेद चेहरा दिखा। वही लंबा, सूखा, काली आंखों वाला चेहरा। वो बैठा हुआ था हमारे बीच की सीट पर। उसकी गर्दन मेरे कंधे की ओर झुकी हुई। उसके होंठ नहीं थे, लेकिन उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मुझे उल्टी आने लगी, टांगें सुन्न हो गईं। नंदू रो पड़ा, भाई, ये अब हमारे बिल्कुल साथ बैठा है।
अब ये अगले वॉर की तैयारी करेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सा वार? नंदू ने डर से सिर झुकाया। ये अब आपकी सोच में घुसना चाहेगा, आपको आपके ही दिमाग में बहका देगा। और तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चमकी। इस बार स्क्रीन पर वीडियो नहीं, न कोई आवाज, सिर्फ एक शब्द, देख। मेरे हाथ कांप गए, पर स्क्रीन खुद ही वीडियो चलाने लगी। वीडियो में मेरी मां का कमरा, पर कमरे में कोई इंसान नहीं, सिर्फ दीवार पर एक लंबी काली छाया हिल रही थी, और वो छाया मेरी मां की खाट के पास जाकर झुक रही थी। मैं टूट गया, मेरी आवाज फट गई। नंदू, मेरी मां के पास सच में कुछ है? नंदू ने सिर झटके से उठाया। नहीं भाई, ये वीडियो नकली है। ये साया आपके दिमाग को तोड़ना चाहता है। अगर आपकी सोच टूट गई तो आप रास्ता छोड़ देंगे, और वही इसका लक्ष्य है। मेरे अंदर साहस और डर दोनों एक साथ लड़ रहे थे। अचानक ट्रक के केबिन में बहुत गहरी, बहुत धीमी, बहुत पास से एक आवाज आई, अगर तू रुक गया तो तेरी मां जिंदा रहेगी। मेरे हाथ कांप उठे, दिल टूट गया, आंखें भर आईं। ये साया मुझे मेरी मां की जिंदगी से ब्लैकमेल कर रहा था। मैं टूटने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में मां की असली आवाज गूंजी, बेटा, कभी डर के आगे मत झुकना। मेरी आंखें खुलीं, दिल मजबूत हुआ। मैंने पूरे दर्द के साथ कहा, अगर तू इतना ही ताकतवर है तो मेरी मां को मत, मेरी हिम्मत को आजमा। हम रुकेंगे नहीं। साया इतना गुस्सा हुआ कि केबिन में हवा जोर से घूमने लगी, फाइलें उड़ने लगीं, खिड़कियां कांपने लगीं, और वो दस्तक अब अंदर नहीं, मेरे सिर के पीछे होने लगी। थक थक थक। मैं कांप गया, बहुत बुरा, पर मैंने हार नहीं मानी। नंदू ने मुझसे कहा, भाई, अब ये केबिन में खड़ा होना चाहता है। अचानक ट्रक की केबिन की छत से एक लंबी काली उंगलियां उतरने लगीं, धीरे धीरे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई ऊपर से लटक कर अंदर आ रहा हो। मेरी सांसें बंद होने लगीं। नंदू कांप कर बोला, भाई, अगर ये अंदर आया तो ये आपके मन पर कब्जा कर लेगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, दिल में मां का चेहरा और दुआ, और कहा, तू चाहे जितना कोशिश कर ले, मैं रुकने वाला नहीं हूं। साया गुस्से से थरथरा उठा, घाटी का अंधेरा हिलने लगा, और तभी घाटी के आगे दूर, बहुत दूर, एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। नंदू चिल्लाया, भाई, वो सुबह की तरफ का पहला मोड़ है। हम घाटी के आखिरी हिस्से तक पहुंच रहे हैं। अगर हम वहां पहुंच गए तो साया का असर आधा हो जाएगा। मेरी आंखों में आशा चमकी। ट्रक तेज हुआ, और पीछे से साया एक ऐसी चीख मारकर उछला जिसने हवा को काट दिया। चीख वो इंसानों जैसी नहीं थी, जंगल के जानवरों जैसी नहीं, कुछ और, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा। चीख हमें रोकना चाहती थी। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबाया, ट्रक दहाड़ा, रोशनी पास आई, घाटी खत्म होने को, और तभी साया ने अंतिम वार किया। साया ने मेरी मां की असली आवाज में कहा, बेटा, रुक जा, मेरा समय हो गया। मेरे दिल पर बिजली गिर गई, मैं टूट गया, स्टीयरिंग कांपने लगा, मेरी आंखें धुंधली होने लगीं, मैं बेबस हो गया। नंदू चीखा, भाई नहीं, ये झूठ है, ये आपकी मां की मौत की नकल कर रहा है। आपकी मां जिंदा है, अगर आप रुक गए तो ये जीत जाएगा। मैंने हाथ स्टीयरिंग पर जमाया, आंसू गिरते चले गए, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने दहाड़ कर कहा, मेरी मां जिंदा है, 3 और मैं भी, तुझ जैसे साये से नहीं डरता। ट्रक घाटी के अंतिम मोड़ तक पहुंच गया। सूरज की हल्की सफेद रोशनी धुएं को चीरती हुई हम पर गिरी। साया की चीख अचानक थम गई, काली उंगलियां वापस छत में खिंच गईं। दस्तक बंद, सांसें गायब, वो पीछे रह गया। नंदू हाँफते हुए बोला, भाई, आपने उसे घाटी के दरवाजे पर रोक दिया, ये जीत थी। मैंने आंसू पोंछे, दिल अभी भी डरा हुआ था, पर अब एक बात समझ में आ चुकी थी, साया मेरी मां को नहीं मार सकता। साया सिर्फ मुझे तोड़कर मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि अगर मैं रास्ता छोड़ दूं तो ये जाल पूरा हो जाएगा। और तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश उभरा, तू बच गया, पर मैं खत्म नहीं हुआ।